ये स्टूडेंट्स, आज हम रूरल सोशियोलॉजी के जो कि आपका सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो ये क्या है रूरल सोशियोलॉजी, हम क्यों पढ़ें, इसका क्या अर्थ है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है समझने के लिए। क्योंकि गांव तो हम जानते हैं, पर गांव को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसे समझने का भी एक तरीका होता है। सिर्फ देखना, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, कई बार उन्हें हम फोकस करके जब देखेंगे तो हम उसे समझ पाएंगे। अब ग्रामीण समाज को हम कैसे समझें, ग्रामीण समाज क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र है क्या, उसका अर्थ क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, जो शब्द से ही हम समझते हैं कि गांव का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र है। अब गांव क्या है, ग्रामीण परिवेश का अध्ययन हम किन चीज़ों को लेकर करें। जब हम ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं और ग्रामीण परिवेश को देखते हैं, और भारतीय संदर्भ में जब हम ग्रामीण परिवेश को देखेंगे तो हमें दो चीज़ें समझना होगा उसके लिए। एक तो हमें देखना होगा कि वहाँ का सामाजिक जो परिवेश है उसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। भारतीय समाज को समझते हैं तो इसमें गांव में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक तो आपकी कास्ट है और दूसरा आपका वर्ग है। कास्ट यानी जाति, कि कौन सा गांव है, कोई भी गांव है उसमें कौन कौन सी जातियां रह रही हैं। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत से अध्ययन हुए, जिसमें प्रमुख एस सी दुबे का है एक विलेज, दूसरा है आपका एम एन श्रीनिवास का अध्ययन है कुर्ग पर, और उन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का, दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ए आर देसाई का काम है, और आंद्रे बिदाई ने कास्ट, क्लास और पावर पर काम किया। ए आर देसाई का रूरल सोशियोलॉजी का पर अध्ययन है पूरा। एस सी दुबे ने भारत के गांवों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस पर अध्ययन किया। मैकिम मेरिट ने उत्तर प्रदेश के गांवों पर अध्ययन किया। एम एन श्रीनिवास का ने जो डोमिनेंट कास्ट का जो कंसेप्ट दिया, जो अवधारणा दी, वो ग्रामीण क्षेत्र को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि जब हम गांव को देखते हैं या समझते हैं तो जाति हर गांव में है हमारे यहाँ, पर हर गांव में जो जाति है उसमें ये नहीं है सारी जातियां बराबर है। जिस गांव में कई कारणों से जो जाति, जिसका प्रभुत्व रहता है उस जाति का, वो बाकी उसमें वो लोअर या निम्न जाति भी समझी जा सकती है, पर उस गांव में वो एक प्रभुत्व जाति हो सकती है। अब प्रभुत्व जाति कौन सी होगी? जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास आर्थिक संसाधन पर जिसका होल्ड है। दूसरी हो गई कि जिसके पास पावर है। अब वो पावर, इकोनॉमिक पावर तो आ गई, इकोनॉमिक पावर आएगी आपकी जमीन के कारण, कि आपके पास जमीन है, उस पर खेती होती है, तो या तो आप करते हैं या आप किसी से कर पाते हैं। दूसरा, आपके पास जब जमीन है, पैसा है, आप प्रभुत्व, तो आप उस चीज़ को पॉलिटिक्स में लगाते हो, आप वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में आ जाते हो, तो आपके पास पावर भी आ जाती है। और आप उस, क्योंकि आप ही की जाति के लोग अगर उस गांव में अधिक हैं और उन जाति के लोगों में भी आप अपना प्रभुत्व जमा लेते हो, एक तो वो जाति प्रभुत्व हो गई, और दूसरी तरफ उस प्रभुत्व जाति का ही व्यक्ति वहाँ पर पॉलिटिकल पावर में भी आ जाता है, और इसके कारण जो उसका आर्थिक स्थिति थी वो उसने पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर दी। तो
वो वहाँ एक डोमिनेंट कास्ट बन गया। तो हमें इस सिस्टम को समझना होगा कि गाँवों में जाति व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। तो ग्रामीण समाज को समझने के लिए एक तो ये हो गया जाति को समझना ग्रामीण क्षेत्रों की। वो हम पूरे भारत के स्तर पर जो जाति व्यवस्था पढ़ते हैं वो उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ एक गांव विशेष में एक पर्टिकुलर जाति की क्या स्थिति है हम उसे देखते हैं। दूसरी चीज है क्लास। क्लास जिसे बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग का आधार सामाजिक नहीं आर्थिक है। वर्ग और जाति में अंतर एक प्रमुख यही है कि जाति आपको जन्म से मिली हुई है। जन्म के आधार पर हमने जिस जाति में जन्म लिया हम उसी जाति के कहलाते हैं और पूरी लाइफ हम उसी के पार्ट रहते हैं। एक जाति से दूसरी जाति में जाना मुश्किल होता है। एक जो कंसेप्ट श्रीनिवास ने किया संस्कृताइजेशन का, जिसमें कि एक किसी क्षेत्र की निम्न जाति, निम्न समझे जाने वाली जाति, या वो किसी उस एरिया की प्रभुत्व जाति या किसी अन्य जाति को फॉलो करती है, उसका खान पान रहन सहन रीति रिवाज अडॉप्ट कर अपनी जाति का सरनेम छोड़कर कोई नया नाम लेकर एक अपने ही लोगों की एक जाति बना लेती है। वो दूसरी जाति का सदस्य तो पूरी तरह नहीं बन पाती जिसका वो बनना चाहती है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो या कोई अन्य उस एरिया की डोमिनेंट कास्ट हो, पर वो अपनी स्वयं की जाति से थोड़ा अलग होकर एक अपना एक ग्रुप बनाकर एक जाति बना लेती है। ये हम डिटेल में अभी संस्कृताइजेशन पर नहीं जाएंगे, पर ये एक वही प्रोसेस है। अब जब हम क्लास की बात करते हैं तो उसमें आता है कि गांव में रहने वाली जो भी जाति है, तो एक ही जाति में कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ के पास संसाधन ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कोई तो किसी की ज़मीन हो सकती है एक ही जाति में, सेम जाति में, पर उसमें कुछ लोग मजदूरी का काम कर सकते हैं और कुछ की ज़मीन स्वयं खेती करते हैं, और तीसरा हो जाता है कि जो कि किसी दूसरे से अपनी ज़मीन पर खेती करवाते हैं। तो ये तीनों स्थिति, ये तीनों लोग एक ही जाति के हो सकते हैं, पर अब यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थितियाँ डिफरेंट हो गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्लास सिस्टम हो डेवलप हुआ या है, या कैसे हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकते हैं, उसकी क्या स्थितियाँ हैं, इसे समझने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों के वर्ग संबंधों को भी समझना होगा। जाति और वर्ग के बीच के जो आपसी संबंध है लोगों के, वो समझना अगर हम समझ लें तो हम ग्रामीण समाजशास्त्र समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, क्या रिलेशंस है। और इसे समझने के लिए हमें आंद्रे बिताई की जो पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है इस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप राजस्थान के गांवों को समझना चाहते हैं तो आप B.R. चौहान की पुस्तक ये राजस्थान विलेज पढ़ सकते हैं। उसमें आपको राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का पता चलेगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के संबंध हैं, किस तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं, और वहाँ पर आपस में जातियों के आपसी संबंध क्या है। मैं आज आपको इतना ही बताऊंगी, पर आप लोग इन पुस्तकों को देखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस जाति से हैं, आपके गांव में और कौन कौन सी जातियां हैं, और उन जातियों के आपसी संबंध क्या है। क्योंकि गांवों के सोशल सिस्टम को समझने के लिए हमें विभिन्न जातियों की जो आपसी संबंध है, आपसी उनकी जो निर्भरता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि समय के साथ जाति और वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें आप
लिखो और अपने गांवों में देखो कि आपके दादा के समय, पिताजी के समय में क्या परिवर्तन आए और आप अभी आज के समय में क्या परिवर्तन देख लो, क्या जो चीज़ें हैं जो गांवों में परिवर्तन ला रही हैं, क्या वो सरकारी योजनाएं हैं या शिक्षा का प्रभाव है या टेक्नोलॉजी के कारण आ रहे हैं परिवर्तन, या समय के साथ एक सतत परिवर्तन हो रहा है कि लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज हो रहे हैं। तो इन परिवर्तनों को जब आप समझेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि ग्रामीण समाज में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ें बदली हैं, बदल रही हैं और क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, और उनको जो चीज़ें चल रही हैं उनका कारण क्या है, उनका कारण क्या व्यवसाय है, क्या आप कृषि में लगे हुए हो तो कई जनरेशन से सिर्फ कृषि कर रहे हो, क्या इसलिए बदलाव कम है या और कोई कारण है। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामीण क्षेत्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु और इसी टॉपिक को और हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी सो मच।